इस एनिमे की शुरुआत थोड़ी अलग तरह से होती है। दुनिया का भविष्य जिस हीरो डीमन लॉर्ड के बीच की लड़ाई में टिका होता है वो एपिसोड की शुरुआत में ही हो रही है। दोनों के बीच की घमासान लड़ाई का अंत कुछ इस तरह से होता है। अपनी अपनी तलवारें एक दूसरे के आर पार कर दोनों का ही वहाँ अंत हो गया था। अपनी जान देकर डीमन लॉर्ड को हराकर हीरो ने दुनिया को बचा लिया। अब यहाँ से सीधा हम एक एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ आज एक नए चटपटे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। उछलते कूदते हुए मुस्कुराते हुए वो एकेडमी में घुस आता है। कहने लगता है कि अब मैं कई सारे दोस्त बना सकूंगा, अब मैं एक आम जिंदगी जी पाऊंगा। स्टूडेंट्स को मॉर्निंग करते हुए वो सभी को अपना नाम ब्लेड बताने लगता है। ऐसी अपनी चिपकू हरकतों से उसने 4 नए दोस्त बना लिए थे। पर ब्लेड का असल मकसद तो बहुत बड़ा है, उसे कम से कम 100 दोस्त बनाने हैं। जब ये लोग बात कर ही रहे थे तभी एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स में से एक आर्नेस्ट वहाँ आ जाती है। वो उनसे गुस्से में कहती है कि तुम लोग हॉल में शोर क्यों मचा रहे हो। बेवकूफ ब्लेड आर्नेस्ट से भी बात करने लगता है और उसे अपना नाम ब्लेड बताता है। आर्नेस्ट के अंदर थी टॉप स्टूडेंट होने की अकड़। वो दबादब ज्ञान फेंकने लगती है कि रोजवुड एकेडमी में वो लोग आते हैं जिनका मकसद ही हीरो बनने का है, दुनिया को बचाने का है, इसीलिए तुम सभी को डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। ब्लेड बोलता है कि मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है, मैं बस यहाँ नए दोस्त बनाने आया हूँ। अब ये सुन आर्नेस्ट ट्रिगर हो जाती है और ब्लेड पे भड़कने लगती है। तभी ब्लेड को याद आया और वो आर्नेस्ट से ही पूछता है कि हेड मास्टर का ऑफिस कहाँ है। आर्नेस्ट भी ब्लेड को ले आती है ये सोचकर कि वो उसे वहीं पे सबक सिखाएगी। पर हेड मास्टर के ऑफिस में आते ही आर्नेस्ट चौंक जाती है क्योंकि हेड मास्टर की कुर्सी पर किंग बैठे हुए थे। वो उनको झुक के सलाम करती है, लेकिन ब्लेड तो ऐसे उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था जैसे उसकी मुलाकात उसके कोई पुराने दोस्त से हो गई हो। वो ब्लेड को रोकने की कोशिश करती है और मुंह के बल ही गिर पड़ती है। वो ब्लेड पे चिल्लाने लगती है और किंग के सामने उसका सिर झुका देती है। किंग हंसते हुए बोलते हैं कि पुराने हेडमास्टर तुम्हारी बहुत तारीफ किया करते थे आर्नेस्ट। आर्नेस्ट थोड़ी हैरान होती है ये सुनकर कि पुराने हेडमास्टर से क्या मतलब है। हमें पता चलता है कि अब से किंग ही नए हेडमास्टर होंगे रोजवुड एकेडमी के। ये बात सुन आर्नेस्ट हैरान होती है, पर उसे खुशी भी थी कि वो किंग से फेस टू फेस बात कर पा रही है। एम्ब्रेस्ट किंग के सामने बहुत ही ज्यादा बकवास करने लगती है तो किंग उसे खुद चुप कर बाहर जाने को कह देते हैं क्योंकि उन्हें ब्लेड से कुछ पर्सनल बात करनी थी। ये सुन एम्ब्रेस्ट को ब्लेड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। गेट के ही बाहर वो ब्लेड को गालियां दे रही थी। आखिर वो किंग के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है। खैर ब्लेड किंग से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं। किंग खुश होकर ब्लेड को बताते हैं कि वो उसकी पावर को वापस लाने में लगे हुए हैं। अब ऐसा करने से ब्लेड उन्हें मना कर रहा था, उससे ये ऑर्डिनरी लाइफ जीने में मजा आ रहा है और वैसे भी डीमन लॉर्ड अब खत्म हो चुका है। हाँ, उसी लड़ाई में जब डीमन लॉर्ड की तलवार ब्लेड को लगी थी तब उसकी कई सारी पावर्स खत्म हो गई थी और इस बात से ये बात साफ हो जाती है कि ब्लेड वही हीरो है जिसने डीमन लॉर्ड के प्रकोप से दुनिया को बचाया है। किंग उसकी बात को घंटा नहीं सुनते। उन्हें पूरा यकीन है कि ब्लेड की खोई हुई शक्तियाँ उसे वापस जल्द मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम आर्नेस्ट को अकेला खड़ा देखते हैं। तभी मुस्कुराते हुए ब्लेड उसके पास आता है। आर्नेस्ट हैरान हो जाती है कि एडवांस क्लास में ब्लेड यहाँ क्या कर रहा है। ब्लेड आर्नेस्ट को अपना एडवांस क्लास का बैच भी दिखाता है। आर्नेस्ट अपने आप से ही अंदाजा लगा लेती है कि ब्लेड ने पक्का एग्जाम में चीटिंग की होगी। आर्नेस्ट ब्लेड से कहती है कि ये जगह तुम जैसों के लिए नहीं है जो हीरो बनने के लिए सीरियस ही नहीं है। ब्लेड कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं सीरियस हूँ लेकिन नए दोस्त बनाने में। जिसके बाद ब्लेड वापस से सभी को अपना नाम बताने लगता है और उन लोगों को उसका दोस्त बनने को कहता है। आर्नेस्ट चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो। ब्लेड उसके बालों को टच करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। आर्नेस्ट शर्म से लाल हो गई थी। वो ब्लेड पर हमला कर देती है, पर ब्लेड की फुर्ती ऐसी कि उसने उस हमले को आसानी से डॉज कर लिया था। आर्नेस्ट भी ये देख हैरान हो गई थी। तभी एक लड़की वहां आके आर्नेस्ट को बताती है कि इंस्ट्रक्टर ने सभी को इकट्ठा होने को कहा है। ब्लेड उसे भी अपना नाम बताता है, लेकिन वो लड़की ब्लेड पर ध्यान नहीं देती। वो बोलती है कि क्या ये एक कमांड है। ब्लेड उसे एक बार फिर अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो लड़की भी अपना नाम सोफी बताती है। खैर आर्नेस्ट इंस्ट्रक्टर को बुलाकर ब्लेड की एबिलिटी को चेक करने को कहती है और इस बात को लेके वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। वो ब्लेड के सामने एक इनहेंस मेटल का कवच रखती है, जिसको काटकर ब्लेड को ये साबित करना है कि क्या वो इस क्लास में रुकने लायक है या फिर नहीं।
और अगर ब्लेड ये नहीं कर पाता है तो उसे मानना पड़ेगा कि उसने एग्जाम में चीटिंग की थी और इस एकेडमी को छोड़ना पड़ेगा। ब्लेड ने अपनी थोड़ी सी ही ताकत का इस्तेमाल किया, उतने में ही उस आर्मर के चिथड़े उड़ जाते हैं। एकेडमी की वॉल में होल हो गया था, यहाँ तक कि एडवांस क्लास के स्टूडेंट्स की भी वहाँ हालत पतली हो गई थी। हटे हाल में अर्नेस्ट ब्लेड से आकर पूछती है कि आखिर वो कौन है। ब्लेड घबरा जाता है और बोलता है कि अरे मैं तो तुम लोगों की ही तरह एक आम इंसान हूँ। अब लंच टाइम में हम अर्नेस्ट को अकेले लंच करते हुए देखते हैं। तभी ब्लेड उसके पास आ जाता है और वो अपने बाकी दोस्तों को भी यहाँ आकर बैठने को कहता है, पर अर्नेस्ट को वहाँ बैठा देख वो आने से ही मना कर देते हैं। अर्नेस्ट ब्लेड को बताती है कि ये सीट उसके लिए बुक है। ब्लेड उससे पूछता है कि क्या तुम सबको बुली करती हो। अर्नेस्ट मना करती है और असल बात बताती है कि सभी लोग उससे डरते हैं, पर वो इसकी वजह नहीं बताती कि सब लोग उससे क्यों डरते हैं। तभी ब्लेड कड़ी चावल की पहली बाइट खाता है। उसे वो इतनी पसंद आई कि वो भुक्कड़ों की तरह उसे अपने पेट में भरने लगता है। वो उस शख्स की तारीफ करने लगता है कि वो कितना महान रहा होगा जिसने इस करी की खोज की थी। खैर अर्नेस्ट ब्लेड से माफी मांगती है अपनी उस बात को लेकर जब उसने उसे चीटर कहा था, पर ब्लेड उसकी बातों को घंटा नहीं सुन रहा था। उसे बस अपने कड़ी चावल दिख रहे थे। अपने कड़ी चावल को खत्म करने के बाद ब्लेड उल्टा ही अर्नेस्ट को थैंक यू कहता है। अर्नेस्ट चिल्लाकर बोलती है कि तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो। ब्लेड बताता है कि उसी की वजह से वो यहाँ कई दोस्त बना पाया। अर्नेस्ट पूछती है कि कौन दोस्त, तो ब्लेड उसकी तरफ ही इशारा कर देता है। अर्नेस्ट का चेहरा वापस से टमाटर जैसा लाल हो गया था। वो पूछती है कि हम दोस्त कब बने। ब्लेड बोलता है कि हम साथ खाना खा रहे हैं तो हम तो दोस्त हुए ना। अर्नेस्ट ये कहकर चुप बैठ जाती है कि उसका दोस्त बनने में वैसे उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन अपने कमरे में आकर वो ब्लेड के बारे में कहने लगती है कि कितना बड़ा बेवकूफ है वो। एक साथ बैठकर खाना खाने से दोस्त थोड़ी ना बन जाते हैं। पर फिर यही सोचकर वो शर्माने लगती है कि उसने अपना पहला दोस्त बना लिया। पर फिर तभी अर्नेस्ट की तलवार हिलने लगती है। अर्नेस्ट घबरा गई थी। हम अर्नेस्ट का वो बचपन देखते हैं जब उसने ये तलवार पहली बार देखी थी। इस तलवार में से शैतान की आवाज निकल रही थी, अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो। तलवार को छूते ही अर्नेस्ट के काले बाल लाल हो जाते हैं, जैसे अर्नेस्ट उसके काबू में आ गई थी। वो सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। अर्नेस्ट अपनी तलवार से कहती है वो फ्लेमिंग फैमिली की अगली हेड है, वो उसके सामने नहीं झुकने वाली। अब अगले दिन एडवांस क्लास में हम अर्नेस्ट को लियोनार्ड के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। अर्नेस्ट लियोनार्ड को अपनी पूरी ताकत लगाने को कहती है। लियोनार्ड की पूरी ताकत के साथ भी अर्नेस्ट ने उसे आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद सोफी उससे लड़ने आती है, पर सोफी भी तुरंत उसके सामने हार मान लेती है। अब अर्नेस्ट ब्लेड को उसके साथ आके लड़ने को कहती है। ब्लेड को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर अभी अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा थकी हुई है। अर्नेस्ट उससे अपना मुंह बंद कर उसके साथ लड़ने को कहती है, पर फिर अचानक ही उसे कुछ होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। ब्लेड उसे एकेडमी के मेडिकल रूम ले जाता है। वहाँ नर्स ब्लेड को बताती है कि वो चोटों और बीमारियों का तो इलाज कर सकती है, लेकिन जादू और कर्स उसके लेवल के बाहर की चीजें हैं। उसी वक्त अर्नेस्ट को भी होश आ जाता है। वो उठते ही घबराने लगती है और पूछती है कि आखिर उसने क्या किया। ब्लेड उसे बताता है कि कुछ नहीं हुआ, बस तुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उसे थोड़ी देर और आराम करने को कहती है, लेकिन अर्नेस्ट उसकी बात को नहीं मानती और नर्स के साथ ही बहस करने लगती है, जिसके बाद ब्लेड उसकी जिम्मेदारी लेकर अर्नेस्ट को वहाँ से ले जाता है। बाहर आते ही अर्नेस्ट ब्लेड को दूर कर देती है और कहती है कि वो खुद चल सकती है। ब्लेड उससे कहता है कि तुम मुझ पे निर्भर हो सकती हो, आखिर हम दोस्त हैं। अर्नेस्ट बस इतना कहती है कि नर्स की बोली बात किसी को मत बताना। अब उसी रात ब्लेड कोई हाईटेक जगह आया हुआ था। यहाँ उसने काफी तबाही मचाई हुई थी। ब्लेड यहाँ इस सीक्रेट रूम में अर्नेस्ट की तलवार के बारे में जानकारी निकालने आया था। उसे डीमन स्वॉर्ड एस्मोडियस के बारे में पता चला। अब यहाँ से सीधा वो अर्नेस्ट के पास जाता है। अर्नेस्ट अपना अलग ही दिमाग लगाने लगती है कि ब्लेड उससे प्राइवेट बात करना चाहता है। क्या वो उसे धमकाना चाहता है क्योंकि वो एकेडमी की टॉप स्टूडेंट है? क्या ब्लेड उसको हटाकर खुद टॉप स्टूडेंट की पोजीशन पर बैठना चाहता है? ब्लेड कहता है कि ये सब बकवास बातें हैं, मुझे जिसमें दिलचस्पी है वो हो तुम। उसने अर्नेस्ट को चौंका दिया था। वो बोलती है कि ये क्या बक रहे हो? ब्लेड बोलता है कि मैं तुम्हारी तलवार के पीछे के रहस्य को जान चुका हूँ। अर्नेस्ट हैरान हो गई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है।
ब्लेड आर्नेस्ट को बताता है कि तुम्हारी तलवार के अंदर जो डीमन है उसने अपनी पूरी ओनरशिप तुम्हें नहीं दी है। वो उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था। आर्नेस्ट बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब उसके गलती से उसे छूने से वो डीमन स्वॉर्ड से कर्स हो गई थी। तभी उस स्वॉर्ड के अंदर मौजूद एसामोडियस डीमन उसके अंदर समा गया था। उसे आज भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि सब कुछ तबाह कर दो। इन सब से छुटकारा पाने का बस इकलौता एक ही तरीका है, आर्नेस्ट को उसे मनाना होगा अपनी पूरी ओनरशिप उसे देने के लिए। पर इसमें भी एक बड़ा खतरा है, अगर आर्नेस्ट फेल हुई तो एसामोडियस उस पर पूरी तरह काबू कर लेगा। ब्लेड उसे ये करने के लिए कहता है। पहले तो आर्नेस्ट उसे बिल्कुल ही मना कर देती है, पर फिर ब्लेड की आंखों में आग देख वो भी ये करने के लिए मान जाती है। अब आर्नेस्ट अपनी तलवार से एसामोडियस को पुकारती है, जिसके बाद वो भी उस तलवार में समा गई थी। वो अपने सामने डीमन स्वॉर्ड एसामोडियस को देखती है। वो उससे कहती है कि वो अपने आप को पूरी तरह उसे सौंप दे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। एसामोडियस को काबू करने के लिए आर्नेस्ट को उसे हराना होगा। बाहर आर्नेस्ट की तलवार की आग से एक शैतान बाहर निकलता है। वो आसपास सब कुछ तबाह कर देना चाहती थी। वो ब्लेड की तरफ बढ़ने लगती है उस पर हमला करने के लिए, और ब्लेड एक ही चांटे में उसे ठीक कर देता है। अंदर आर्नेस्ट और एसामोडियस के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। उनकी लड़ाई का ये असर बाहर की दुनिया पर भी पड़ रहा था, पर ब्लेड को तो मानो जैसे वहाँ ठंड लग रही हो। आसपास के हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। आखिर में आर्नेस्ट भी इस लड़ाई को जीत जाती है, और अब आर्नेस्ट पहले से भी ज्यादा सुंदर और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। और वहीं एडवांस क्लास में हमारा ब्लेड ट्रेनिंग कर रहा था। ये ट्रेनिंग उसके लिए इतनी हल्की कि उससे अपनी तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये देखकर आर्नेस्ट उसके पास आती है और बोलती है कि अपने अपोनेंट की बेइज्जती मत करो। ब्लेड उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वो बोलता है कि आज तुम कुछ अलग दिख रही हो। आर्नेस्ट हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या सच में ऐसा है। ब्लेड सोचने लगता है कि आखिर आर्नेस्ट में आज क्या अलग दिख रहा है। लियोनार्ड उसे इशारे से बताने की भी कोशिश करता है, और तभी ब्लेड के दिमाग में आया कि उसे नहीं पता है। लियोनार्ड ये बोलते हुए ब्लेड पर हमला करने लगता है कि जब लड़की हेयर स्टाइल बदले तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आर्नेस्ट को तो जैसे सदमा ही लग गया था। खैर, आर्नेस्ट बोलती है कि अगर ब्लेड के पास लियोनार्ड जैसे लोगों के साथ घूमने का वक्त है तो क्या वो सोफी पर भी ध्यान दे सकता है। ऐसी कड़वी बातें अपने बारे में सुनकर लियोनार्ड बेचारा टूट गया था। सोफी लोगों की बातों को कमांड की तरह लेती है। वो किसी के साथ भी फ्रेंडली नहीं है। उस दिन सोफी ने खुद से अपना नाम ब्लेड को बताया था। यही वजह है आर्नेस्ट को थोड़ी उम्मीदें हैं ब्लेड से। अब ब्लेड वापस से सोफी के पास जाता है और उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो यहाँ उसकी ट्रेनिंग में मदद करने आया है। सोफी उससे पूछती है कि क्या ये कमांड है। अब दोनों का ही IQ भी सेम लेवल का था। ब्लेड सोचने लगता है कि क्या ऐसा है। खैर, ब्लेड बोलता है कि वो यहाँ आया है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है। सोफी धीरे से बोलती है कि वो लड़ाई में बस अपने हाथों का इस्तेमाल कर पाती है। ब्लेड अपना ब्लेड निकालते हुए कहता है कि वो लड़ने के और तरीके सिखा सकता है। सोफी एक बार फिर पूछती है कि क्या ये कमांड है। इस बार ब्लेड को पता था। वो साफ मना कर देता है कि ये कमांड नहीं है। वो उसे एक दोस्त के तौर पे सिखाना चाहता है। सोफी चाहे तो यहाँ मना कर सकती है, लेकिन सोफी मना नहीं करती। वो भी सीखना चाहती है। ब्लेड को भी ये सुन खुशी हुई, पर जैसे ही वो लोग शुरू करने वाले थे क्लास की घंटी बज जाती है। ब्लेड तो बेचारा टूट ही गया था। आर्नेस्ट भी उसे ताना मारते हुए कहती है कि सारा टाइम तो तुमने मीठी बातें करने में निकाल दिया। वहीं हम सोफी को पहली बार मुस्कुराते हुए देखते हैं। अब ब्रेक के बाद ब्लेड सोफी को तलवारबाजी सिखाता है, लेकिन उससे तलवार चल नहीं पा रही थी। ब्लेड उसे समझाता है कि उसका ध्यान उसके हाथों पर नहीं तलवार पर होना चाहिए। तलवार को अपने ही शरीर का हिस्सा मानने से किसी भी चीज को ऐसे ही आसानी से काटा जा सकता है। चेहरे से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सोफी को कुछ भी समझ आया है, लेकिन पूरी शाम ट्रेनिंग करने के बाद सोफी भी ये करना सीख गई थी। ब्लेड भी सोफी की तारीफ करता है, तो सोफी उससे पूछती है कि अब क्या वो उसे हरा सकती है। सोफी यहाँ आर्नेस्ट को हराने की बात कर रही थी। ब्लेड बोलता है कि कहना मुश्किल है, आर्नेस्ट वाकई बहुत ताकतवर है। तो अचानक सोफी ब्लेड की बॉडी लॉक कर उसके ऊपर बैठ जाती है और पूछती है कि ये कैसा था। ब्लेड भी तारीफ करता है कि ये काफी अच्छी टेक्निक थी। अब उसे वो हटने को कहता है क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सोफी ब्लेड के करीब आते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट हिल न पाए तो ये अच्छी पोजीशन हुई ना। खैर, वो ब्लेड का शुक्रिया करती है और कहती है कि वो उससे और सीखना चाहती है।
अगले दिन किंग ने ब्लेड को अपने पास बुलाया था। वो उससे पूछते हैं कि उसका स्कूल कैसा जा रहा है। ब्लेड उनको सीरियसली लेता नहीं है। वो बोलता है कि मैंने कुछ नए दोस्त बना लिए हैं। किंग ब्लेड से उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, पर ब्लेड उन्हें साफ बताने से मना कर देता है। हाँ, पर वो ये जरूर बताता है कि उसने हाल फिलहाल में सोफी से दोस्ती की है। किंग को इसका अंदाजा पहले से ही था कि ब्लेड सोफी में इंटरेस्ट जरूर दिखाएगा। वो बताते हैं कि सोफी बहुत ही ताकतवर है, फिर भी वो एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। वो बोलने लगते हैं कि आखिर उसे बनाया ही गया था ग्रेट हीरो को सरपास करने के लिए। ब्लेड ये सुन के दंग रह जाता है कि सोफी एक आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो है, जिसे ब्लेड को ही सरपास करने के मकसद से बनाया गया था। कुछ ग्रुप्स ने मिलकर फॉरबिडन नॉलेज का इस्तेमाल करके ग्रेट हीरो को बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक इंसान को चुना, उस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए ग्रेट हीरोज की पावर को उसमें डालने के लिए। यही नहीं, उसके कम से कम 12 डुप्लीकेट्स बनाए गए, पर लेकिन उन 12 डुप्लीकेट्स में से सिर्फ सोफी ही थी जो सरवाइव कर पाई थी। सोफी का असली नाम सोफीटिया फेम्टो था। फेम्टो का मतलब 12, यानी कि सोफी 12th डुप्लीकेट थी। ब्लेड को लग रहा था कि ये ग्रुप किंग के द्वारा ही चल रहा था। वो उन पर ही भड़कने लगता है, पर किंग बताते हैं कि उन्होंने ही इस ग्रुप को पूरी तरह खत्म किया था। उन्होंने सोफी को आजाद भी कर दिया था, पर लेकिन वो जवाब में कहती है कि क्या ये एक कमांड है। ब्लेड वहाँ से भाग जाता है। वो इन सब का दोष अपने आप को दे रहा था। उसी की वजह से सोफी की नॉर्मल लाइफ उससे छीन ली गई। वो सोफी की नॉर्मल लाइफ को वापस उसे देना चाहता था, और तभी उसे हिट होता है कि वो तो खुद भी नहीं जानता आखिर नॉर्मल लाइफ होती कैसी है। उसने तो 3 साल की उम्र में ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था। वो अपने इस सवाल का जवाब लेने डॉक्टर के पास जाता है। आखिर उसके एज के बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं। डॉक्टर बोलती हैं कि शायद तुम युद्ध की बात कर रहे हो। बस इसी वर्ड को पकड़कर ब्लेड वहाँ से फुर भाग जाता है और लियोनोर से पूछता है कि आखिर ये युद्ध क्या करते हैं। वो बस इतना ही बोलता है कि शायद लव शव, और ब्लेड बस यही सुन कुछ लड़कियों के पास जाता है और पूछता है कि आखिर प्यार क्या होता है। वो लड़कियां शर्माते हुए कहती हैं कि शायद अपने प्यार के साथ डेट पर जाना इसको ही लव कहा जाता है। अब इस बात को पकड़कर वो आर्नेस्ट के पास जाता है और पूछता है कि डेट क्या होता है। ये सवाल सुनकर आर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो शर्माने लगती है। वो शर्माते हुए कहती है कि कपल की तरह टाइम स्पेंड करना, बातें करना, शॉपिंग पे जाना, इसको ही डेट कहते हैं। अब आर्नेस्ट शर्माते हुए बोलने लगती है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, मैं सबके लिए तैयार नहीं हूँ। पर तब तक ब्लेड वहाँ से ये कहकर जा चुका था कि वो डेट पे जा रहा है। ये सुन आर्नेस्ट हक्की बक्की रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लेड सोफी से मिलने के लिए गर्ल्स बाथरूम में ही घुस जाता है और सीधा उसे उसके साथ डेट पे चलने को कहता है। सोफी हमेशा की तरह पूछती है कि क्या ये कमांड है। ब्लेड कहता है कि ये कमांड नहीं है, पर वो चाहता है कि वो उसके साथ डेट पे चले। सोफी भी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। हम देखते हैं कि ब्लेड ने डेट की पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि वो लोग डेट पे क्या क्या करने वाले हैं। हम देखते हैं कि आर्नेस्ट भी उन दोनों पे नजर रख रही है। खैर, ये दोनों डेट की शुरुआत एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए एक अच्छी सी वॉक के साथ करते हैं। ये देख आर्नेस्ट भड़क जाती है कि ये लोग पब्लिक प्लेस में ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो वाकई डेट पे मजे कर रहे थे, साथ आइसक्रीम खा रहे थे, साथ घूम रहे थे। एक जगह तालाब में सोफी मछलियों को चारा डालना चाहती थी, पर उस तालाब में आर्नेस्ट और उसके साथ आई लड़कियां उन पे नजर रख रही थी। एक साथ इतना सारा चारा डालने की वजह से उनकी पाइप ही ब्लॉक हो जाती है। गेम जोन में जाकर अनजाने में उन्होंने नुकसान भी कर दिया था, जिसका हर्जाना आर्नेस्ट को भरना पड़ता है। आखिर में ब्लेड सोफी को एक सुंदर सी जगह पे नारियल का जूस पिलाने लाता है, पर दिक्कत ये थी कि ये जूस कपल्स के लिए था। इस वजह से ब्लेड को सोफी के बहुत ही करीब आना पड़ जाता है। गालों से गाल छूते ही ब्लेड बेचारा उछल गया था। सोफी उससे पूछती भी है कि क्या हुआ। ब्लेड जवाब देता है कि कुछ भी नहीं, पर असल में तो ब्लेड की दिल की धड़कनें बहुत ही तेज दौड़ रही थी। उनके पास ही बैठी हुई आर्नेस्ट उनको एक साथ ऐसे देखने के बाद मानो सदमे में ही चली गई थी। आर्नेस्ट के दोस्त उसे खाने के लिए आइसक्रीम देते हैं, जिसको खाने के बाद उसका मूड ठीक हो गया था। हमें पता चलता है कि ऐसे आर्नेस्ट ने भी कभी लाइफ को एंजॉय नहीं किया है, पर ऐसे यूं आइसक्रीम खाते खाते उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। वहाँ ब्लेड अपनी लिस्ट में चेक कर रहा था कि अब वो लोग आगे कहाँ जाने वाले हैं, पर तभी वो नोटिस करता है कि उनके पास तो टाइम ही नहीं बचा है। तब सोफी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम शॉर्टकट ले लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 2 छलांग में ही पूरे शहर को पार कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अब तक शाम हो चुकी थी। ब्लेड सोफी को लेके एक ब्यूटीफुल फाउंटेन के सामने बैठा हुआ था।
वो उसे बताता है कि ये लेजेंडरी फाउंटेन है, पर वो ये नहीं जानता कि इसे ये कहा क्यों जाता है। खैर सोफी बताती है कि उसे आज बहुत मजा आया। वो ब्लेड से पूछती है कि आखिर उसने ये सब उसके लिए क्यों किया। ब्लेड बोलता है कि क्योंकि हम दोस्त हैं। ये सुन सोफी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सोफी बोलती है कि अगर हम दोस्त हैं तो हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलकर वो ब्लेड को वो सब बता देती है जो किंग ने उसे बताया था। वो भी ग्रेट हीरो की तरह फिजिक्स के लॉ को कंट्रोल कर सकती है, पर लेकिन एक फेल प्रोजेक्ट होने की वजह से उसके पास इन सब का पूरा कंट्रोल नहीं है। सोफी के पास ग्रेविटी मैनिपुलेशन यानी कि वो अपने वजन को 10,000 गुना बढ़ा या कम कर सकती है। ये सब देखने के बाद ब्लेड उससे कुछ कहना चाहता था, पर तभी सोफी टाइम को भी कुछ देर के लिए रोक देती है। ग्रेट हीरो की पावर यूज करने के बाद सोफी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो बताती है कि वो डिफेक्टिव पीस इसीलिए है क्योंकि वो ग्रेट हीरो की पावर्स को सिर्फ 10 सेकंड ही यूज कर सकती है। अब सोफी की बात सुनने के बाद ब्लेड भी डिसाइड करता है कि वो भी उसे अपना सच बताएगा। वो सोफी को बता देता है कि वही ग्रेट हीरो है। ये सुन के सोफी एकदम ही हैरान हो जाती है। उसने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन ब्लेड्स की वो सारी ताकतें अब खत्म हो चुकी हैं। ब्लेड सोफी से माफी मांगता है। वो हर एक सजा के लिए तैयार है। ये उसी की ही गलती है जो सोफी का भी जन्म इन श्रापित शक्तियों के साथ हुआ। ब्लेड अपनी पावर्स को कर्स बता रहा था। ब्लेड कभी भी ग्रेट हीरो नहीं बनना चाहता था, पर लोग चाहते थे कि वो लोगों को बचाए, इसीलिए उसे ग्रेट हीरो बनना पड़ा। 3 साल की छोटी सी उम्र से ही वो अपनी जान पर खेलकर मॉन्स्टर से लड़ता आ रहा है, फिर भी कोई उसके सैक्रिफाइस की इज्जत नहीं करता। लोग उस पे गुस्सा हो जाते थे जब वो किसी को बचा नहीं पाता था। वो ग्रेट हीरो है, वो उन्हें क्यों नहीं बचा पाया। अपनी कहानी सुनाते हुए ब्लेड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। सोफी भागकर ब्लेड के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। वो उसे बताती है कि किंग के द्वारा उसे रेस्क्यू किए जाने के बाद वो सफर पर निकल गई थी, ये पता करने के लिए आखिर वो कौन है। उसके सफर में उसे कई लोग ऐसे मिले, कई शहर ऐसे मिले जो ग्रेट हीरो के द्वारा बचाए गए थे। वो कहती है कि भले ही ये तुम्हारी चॉइस नहीं थी, पर लेकिन तुम ग्रेट हीरो हो और तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। ब्लेड सोफी को कस के गले लगा लेता है और कहता है कि वो ये कभी नहीं कर पाएगा। सोफी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये उसके लिए गर्व की बात है कि उसे आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो बनने के लिए बनाया गया था। वो ब्लेड के ही जैसी बनना चाहती है। ये सुन के ब्लेड हैरान हो जाता है और उसे इस बात की खुशी भी होती है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वादा करते हैं कि उनके सीक्रेट सिर्फ उन तक ही रहेंगे। अब यहाँ से सीधा हम ब्लेड को कैंटीन में खाना ठूसते हुए देखते हैं और थोड़ा सा खाना उसके होठों पर भी लग जाता है, जिसको सोफी अपने रुमाल से साफ कर देती है। उन दोनों को इतना करीब आता देख अर्नेस्ट का दिमाग फट जाता है। वो ब्लेड पे भड़क ही रही थी कि तभी उनके और दोस्त वहाँ आ जाते हैं और आज उन्होंने यूनिफॉर्म की जगह कैजुअल ड्रेस पहनी हुई थी। इसका मतलब था कि ये चारों भी एडवांस क्लास में प्रमोट हो गए हैं। एडवांस क्लास के बच्चे अपनी मर्जी से किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं। वो लड़कियां ब्लेड से पूछती हैं कि वो कैसी लग रही हैं, जिस पर ब्लेड उन्हें बड़ा ही फीका जवाब देता है। पर लियोनार्ड उनकी बातों को समझता है और उनकी खूबसूरती की तारीफ करता है, क्योंकि खूबसूरत चीजों की तारीफ करनी चाहिए। पर लियोनार्ड ने तो उन लड़कियों को अनकंफर्टेबल ही कर दिया था। वैसे तभी अर्नेस्ट बताती है कि किंग स्कूल में एक मैजिकल बीस्ट को लेकर आए हैं। लड़कों की तो फटने ही लगती है कि क्या वो उसे ट्रेनिंग के लिए लेकर आए हैं, और तभी अचानक पूरी अकेडमी ही हिलना शुरू कर देती है। क्या ये एक बड़ा सा भूकंप हो सकता है? अकेडमी के बाहर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो किसी बड़ी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ब्लेड वहां आकर देखता है कि ये तो एक विशाल ड्रैगन है। क्या ये वही मैजिकल बीस्ट है जिसे किंग लेकर आए हैं? ब्लेड उछलता है और एक ही घूंसे में उस ड्रैगन को ठीक कर देता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? ड्रैगन अपना मुंह खोलता है और ब्लेड उसे अपनी करी खिला देता है, जो कि उसके लिए इतनी तीखी थी कि वो आग के गोले ही छोड़ने लगता है। वैसे ब्लेड के इस कारनामे से सभी लोग ब्लेड को अलग नजर से देख रहे हैं। उसने इतने बड़े ड्रैगन को एक मुक्के में ही हरा दिया। ब्लेड सबको ये समझाने की कोशिश करता है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल था, पर कोई भी उसकी बातों पे यकीन कर ही नहीं पा रहा था। और तभी अचानक ब्लेड के पीछे वो ड्रैगन एक छोटी सी बच्ची में बदल जाता है। वो ब्लेड से चिपक गई थी, उसको अपना वो फादर समझ रही थी। वो ऐसे चिपक गई थी कि ब्लेड उसे बड़ी मुश्किल से अलग कर पाता है। खैर ब्लेड बाकियों से पूछता
पूछता है कि वो ड्रैगन कहाँ गया। अर्नेस्ट किसी तरह ब्लेड को बताती है कि वो ड्रैगन इस बच्ची में बदल गया। ब्लेड उससे कहता है कि भांग पिए हो क्या, पर फिर सोफी भी यही बात कहती है और ब्लेड तुरंत उसकी बात पर यकीन कर लेता है, जो देख अर्नेस्ट को जेलसी वाला बुरा लगने लगता है। अब वो बच्ची ब्लेड से वापस से चिपकना शुरू कर देती है। वो ब्लेड को अपना पेरेंट इसीलिए समझ रही थी क्योंकि ब्लेड ने उसे अपने एक मुक्के से हरा दिया। वो ब्लेड को उसके साथ खेलने को कह रही थी। अब इसके कुछ देर बाद हम दोनों बाप बेटी को नहाते हुए देखते हैं और किसी को नहाते हुए देखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। वैसे ब्लेड ने इस ड्रैगन को चुचुलेन नाम दिया है। वो अपने पापा से पूछती है कि आखिर चू का मतलब क्या होता है। बाप बेटी के गुड टाइम के बीच अचानक अर्नेस्ट वहाँ आ जाती है। ब्लेड को नहाता देख वो शर्माना शुरू कर देती है और ब्लेड की ही गलती ठहराती है कि उसको बताना चाहिए था। खैर अर्नेस्ट को क्यू के बारे में कुछ बातें पता चली है। वो एक मैजिकल बीस्ट है जो हमेशा ताकत के पीछे भागते हैं। जो भी इन्हें हराता है ये उन्हीं का रूप ले लेते हैं, लेकिन एक ड्रैगन एक इंसान का रूप ले ले ये बहुत ही रेयर होता है। ब्लेड समझ जाता है कि अब उंगली उस पर उठने वाली है। वो बहाने बनाने लगता है कि अच्छा तुम्हारा मतलब है कि क्यू को पिछले जन्म में किसी इंसान ने हराया था। अर्नेस्ट पूछती है कि क्या तुमने इसे ये नाम दिया है, जिस पर क्यू बाहर निकलकर हाँ बोलती है। अर्नेस्ट क्यू को देख लेती है। उसे ब्लेड पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि वो बिना कपड़ों के एक लड़की को नहला रहा है। गुस्से में ब्लेड के मुंह पे लात मारकर वो उसे ठरकी बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके अगले दिन हम ब्लेड को क्यू को खाना खिलाते हुए देखते हैं, लेकिन जब उसे कोई और खाना खिलाने की कोशिश करता है तो क्यू भड़कने लगती है। वो कहने लगती है कि मैं कमजोरों के साथ दोस्ती नहीं करती। ब्लेड उसे शांत हो जाने को कहता है तो क्यू भी मान जाती है, पर कुछ शर्तों के साथ। ब्लेड को हर रोज उसे मॉर्निंग किस देनी होगी, उसे गोद में बैठाकर उसे खाना खिलाना होगा, और ये जो ब्लेड की गंदी हरकतें हैं अपनी उम्र की लड़कियों की बॉडी को ताड़ना, उसे ये सब बंद करना होगा। ऐसे यहाँ आग लगाकर क्यू तो निकल जाती है, पर ब्लेड के लिए वहाँ टेंशन का माहौल हो गया था। उन्होंने क्यू की बात पर यकीन कर लिया था कि ब्लेड लड़कियों को ताड़ता है। क्लास के वक्त कोई ब्लेड के साथ ट्रेनिंग भी नहीं करता, ना तो अर्नेस्ट किसी को करने देती है। और तभी घूमते हुए क्यू वहाँ आती है। ब्लेड उसे ट्रेनिंग के लिए पूछता है। क्यू खुशी खुशी ब्लेड के साथ आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए करूंगी। पर तभी ब्लेड के दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वो उनके साथ थोड़ा बिजी क्या हुआ कि तब तक क्यू वहाँ से जा चुकी थी। शाम हो चुकी थी। हम क्यू को एकेडमी में घूमते हुए देखते हैं। घूमते हुए वो कुछ बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए देख लेती है। वो बच्चे भी क्यू से उसे ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं, पर क्यू ये कहकर वहाँ से भाग जाती है कि हमारा कोई मैच नहीं है। भागते हुए वो ब्लेड से ही टकरा जाती है। ब्लेड उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो ब्लेड को सच नहीं बताती और कहती है कि मुझे भूख लग रही है। ब्लेड भी कहता है कि चलो करी खाते हैं, जो सुन क्यू भी खुश हो जाती है। पेट पूजा हो जाने के बाद क्यू सो चुकी थी और ब्लेड उसके पास ही बैठा हुआ था। तभी ब्लेड से बात करने के लिए अर्नेस्ट वहाँ आती है। वो ब्लेड को बताने आई थी कि पैदा होने के बाद जब ड्रैगन्स जिसको पहले देखते हैं उसको ही अपना पेरेंट समझने लगते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब क्यू का जन्म हुआ हो तब उसके पास कोई भी ना हो। अर्नेस्ट ब्लेड को ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि उसे एक न एक दिन क्यू को बताना होगा कि वो उसका रियल पेरेंट नहीं है। ब्लेड इस बात को अच्छे से जानता है, लेकिन क्यू को वो अकेले भी नहीं छोड़ सकता। उसे अकेले रहने की तकलीफ अच्छे से पता है। अर्नेस्ट मुस्कुराते हुए कहती है, तो तुम उसका ख्याल रखने के लिए सीरियस हो। अब अर्नेस्ट सोफी से पूछती है कि तुम्हें भी तसल्ली हो गई ना। हम देखते हैं कि सोफी भी काफी देर से यहाँ पर है। उसे ब्लेड की चिंता हो रही थी। ब्लेड उससे कहता है कि सब कुछ ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब ब्लेड वापस से अपने कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि क्यू तो अपने कमरे में है ही नहीं। वो उसे एकेडमी के टॉप पर बैठी हुई मिलती है, जहाँ से वो चांद को निहार रही थी। वो ब्लेड से बोलती है कि बड़ा चांद पापा है और छोटा चांद बेटी, और ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। ब्लेड क्यू से पूछता है कि वो दोस्त क्यों नहीं बनाती, जिस पर क्यू जवाब देती है कि इंसान बहुत ही कमजोर होते हैं, वो लायक ही नहीं है मेरी दोस्ती के, और वैसे भी ड्रैगन्स हमेशा अकेले रहते हैं और अकेले ही मर जाते हैं। वो ब्लेड से कहती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है तो बस उसकी। इसके अगले
अगले दिन ब्लेड किंग के पास जाता है मदद के लिए। उनका सीधा जवाब था कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूँ। ब्लेड उन्हें समझाता है कि अकेडमी में बस हम दो ही हैं जो क्यू का ख्याल रख सकते हैं। वो पूछता है आखिर क्यू कहाँ है, जिस पर किंग उसे एक कहानी सुनाते हैं। किंग बताते हैं कि जब वो क्यू को सहला रहे थे तब उनकी दाढ़ी क्यू को चुभ रही थी, जिससे परेशान होकर क्यू वहाँ से भाग जाती है। ब्लेड को टेंशन होने लगती है कि अब उसे और काम करना पड़ेगा। क्यू को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन पूरी एकेडमी में वो उसे कहीं नहीं मिलती। थक हार कर जब ब्लेड वापस से अपने कमरे में जा रहा था, उसे कमरे के अंदर से क्यू की आवाज सुनाई देती है। क्यू अंदर कुछ डॉल्स के साथ खेल रही थी। उसने उन सभी डॉल्स को ब्लेड के दोस्तों का नाम दिया था। ब्लेड को ये देखकर काफी अच्छा लग रहा था, पर फिर वो रियलाइज करता है कि क्यू को 108 लोगों के नाम याद हैं, यानी कि क्यू को वाकई कोई चाहिए जिनको वो अपना दोस्त कह सके। अगले दिन बैटलफील्ड में ब्लेड सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्यू के साथ फाइट करें। अगर वो लोग बैटल में क्यू को हरा दे तो क्यू उनके साथ दोस्ती कर लेगी, लेकिन ये सभी लोग डरे हुए थे। क्यू एक ताकतवर ड्रैगन है। अब ब्लेड के साथ आर्नेस्ट भी उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके बाद वो लोग भी एक बार ट्राई करने के लिए मान जाते हैं। अब सीधा हम अरीना का सीन देखते हैं। किंग जज की सीट पर बैठकर इस बैटल का मजा ले रहे थे। वो कहते हैं कि इंसान भले ही बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन अगर वो सब साथ आ जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान भी आसानी से निकाल लेते हैं। क्यू भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुकी थी। उसकी आग की लपटों से सब लोग फटी में भाग रहे थे। तब बहादुर आर्नेस्ट सामने आती है। वो कहती है कायरो की तरह भाग क्यों रहे हो, अपनी ट्रेनिंग भूल गए। अचानक से मानो सब में हिम्मत आ गई हो। वो सभी लोग बैटल फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्यू के ब्लाइंड स्पॉट से लॉन्ग रेंज के हमले करके वो उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सब में बस एक प्रॉब्लम है। इंसानों के ये मामूली हमले एक मिथिकल ड्रैगन पर बेअसर है। अब क्यू का असली रूप सबके सामने आ रहा था। कई लोग इस बैटल में घायल हो चुके थे। जहां किंग को लग रहा था कि इस बैटल का नतीजा सबके सामने आने वाला है, तभी मौका मिलने पर सोफी क्यू के जोरदार घूसा मारती है और आर्नेस्ट ने भी एस्मोडियस का इस्तेमाल करके क्यू को काफी अच्छा डैमेज दे दिया था। अब जिस चीज की उम्मीद किंग और क्यू को बिल्कुल भी नहीं थी, अचानक क्यू ट्रैप में फंसकर नीचे गिर जाती है। किंग ब्लेड से बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम ईमानदारी की लड़ाई लड़ने वाले हो। ब्लेड बताता है कि ये गड्ढा लियोनार्ड ने बैटल के बीच में ही बनाया है। क्यू के साथ इस लड़ाई की ये लोग पूरी तैयारी करके आए हैं, पर किंग बोलते हैं कि उसको हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। ब्लेड भी ये बात अच्छे से जानता है कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है। मौके का फायदा उठा के सभी लोग क्यू पे टूट पड़ते हैं। लगातार एस्मोडियस का इस्तेमाल करने से एस्मोडियस भी कांपने लगी थी, फिर भी आर्नेस्ट हमला करने में पीछे नहीं हटती। कू अपने पंखों का इस्तेमाल कर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। एस्मोडियस के मना करने के बाद भी आर्नेस्ट उसकी ताकत का इस्तेमाल कर कू को वापस से नीचे गिरा देती है और फिर सोफी ग्रेविटी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर कू को जमीन पर ढेर कर देती है। यही वो मौका है जब कू को हराया जा सकता है, पर लेकिन अब सभी लोग थक चुके हैं। आर्नेस्ट भी किसी तरह अपने पैरों पे खड़ी है, फिर भी वो एस्मोडियस से एक बार फिर उसकी ताकत मांगती है। एस्मोडियस की हालत बहुत बुरी थी, वो कांप रहा था, उसके अंदर ताकत बिल्कुल भी नहीं बची है। आर्नेस्ट फिर भी नहीं मानती, वो एस्मोडियस की ताकत को पुकारती है। इस बार ताकत हर बार से बहुत ही ज्यादा थी और इस बार आर्नेस्ट अकेली नहीं थी, सभी का साथ उसके साथ था। ऐसी असीम ताकत से आर्नेस्ट की पूरी बॉडी ग्लो कर रही थी। ब्लेड क्लू से कहता है देखो क्लू, इंसान क्या क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा हमला देखकर कू का चेहरा देखने लायक था। वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी। बाकी सब लोग भी बुरी तरह थक चुके थे। हम देखते हैं कि कू तो रो रही है। उसे डर है कि ब्लेड अब उसे छोड़ देगा, क्योंकि ड्रैगन्स में हमेशा कमजोर बच्चों को छोड़ दिया जाता है। ब्लेड बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और यहाँ तुम गलत हो, तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि इंसान एक साथ थोड़े से ताकतवर हैं। और इस बात को अब कू भी मान चुकी है। ब्लेड पूछता है कि अब तुम इनसे दोस्ती करोगी ना? कू शर्मा रही थी। वो अकड़ में बोलती है कि आप इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं इन्हें अपना दोस्त बना लूंगी। ब्लेड उसे मारता है कि नहीं, सही से बोलो। जिसके बाद कू हिम्मत करके सभी को उसका दोस्त बनने को कहती है और बाकी सब भी खुशी खुशी इसके लिए मान जाते हैं। वैसे कू के खिलाफ एकेडमी के बच्चों की काबिलियत देखने के बाद किंग इन लोगों की मेहनत से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं, इसीलिए वो ट्रेनिंग को अगले लेवल पर ले जाने के लिए कुछ तो बनवा रहे हैं। वैसे क्लेयर कू को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो मना भी करती है कि वो खुद खाना खा सकती है, लेकिन क्लेयर नहीं मानती तो कू भी खा लेती है। कू के उसके हाथों से खाते ही वो तो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। हद से ज्यादा कू के साथ चेप होने लगती है। आर्नेस्ट भी वहाँ खाना खा रही थी।
उसको देखकर ब्लेड कहता है कि आज वो कुछ अलग दिख रही है। सभी लोग घबराने लगते हैं। वो ब्लेड को समझाते भी हैं कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर ब्लेड बेचारा नादान समझ नहीं पाता और कह देता है कि आर्नेस्ट मोटी लग रही है। आर्नेस्ट को बहुत बुरा लगता है। वो ब्लेड को बेवकूफ कहकर वहाँ से भाग जाती है। इसका दोष भी सभी लोग ब्लेड को ही ठहराते हैं। इस बात को 3 दिन हो चुके हैं। आर्नेस्ट अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। ब्लेड भी बहुत परेशान था। उसके बाकी दोस्त बताते हैं कि शायद आर्नेस्ट ने ब्लेड के साथ दोस्ती तोड़ दी होगी। वो तो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो तो आर्नेस्ट से माफी मांगना चाहता था ताकि उनकी दोस्ती बनी रहे, पर तभी उसके दोस्त उसे रोककर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि वो तुमसे नाराज क्यों है। ब्लेड बेचारा भोला इस बात से भी अनजान था कि आखिर आर्नेस्ट उससे नाराज क्यों है। ब्लेड तो वहाँ रोना ही शुरू कर देता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे, जिसके बाद ये लोग आर्नेस्ट के कमरे में जाते हैं। वो दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसीलिए इना अपने तरीके से दरवाजा खोल देती है। कमरे में बहुत ही अंधेरा था। आर्नेस्ट एक कोने में बैठी हुई थी, शायद वो रो रही थी। तभी अचानक वहाँ कू के मुंह से लार टपकने लगती है और वो आर्नेस्ट के ऊपर ही टूट पड़ती है। हम देखते हैं कि आर्नेस्ट तो ढोरों की तरह स्वीट्स खा रही है। कू के खिलाफ काफी ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने से आर्नेस्ट को बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगी थी और अब उसे इन टेस्टी चीजों की खाने की आदत लग चुकी है। ब्लेड उससे एक बात पूछता है, मैं और तुम अभी भी दोस्त है ना? जिस पर आर्नेस्ट मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि ब्लेड उसे ऐसी हालत में देखे, तो ब्लेड बेवकूफ उसकी बात मान के वहाँ से जाने लगता है। उसके दोस्त उसे वापस से रोकते हैं कि थोड़े से ढक्कन हो क्या, तुम्हें आर्नेस्ट को कुछ अच्छा कहना चाहिए। ब्लेड अच्छा बोलने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम्हें ये सब खाने में मजा तो आ रहा है ना। वो गधा अनजाने में काम को और भी बिगाड़ रहा था। लियोनार्ड बात को संभाल कर आर्नेस्ट से मीठी बातें करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी मोटी हो जाओ, और यहीं पर उसने बढ़िया घूसा खाने वाला काम कर दिया था। तभी अचानक ब्लेड आर्नेस्ट से काफी प्यारी बात कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम इससे अकेले डील नहीं कर पा रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। आर्नेस्ट का वापस से चेहरा खिल गया था। अगले दिन से ही ब्लेड उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग करवाने लगता है। हर एक्सरसाइज में ही आर्नेस्ट की तो जान निकलती जा रही थी। ये लोग उसे खाना भी कम दे रहे थे। इतनी मेहनत के बाद भी आर्नेस्ट का वजन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। मशीन पर खड़े होते ही वो मशीन ही टूट जाती है। जब ब्लेड वहाँ झांकने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा है, तब आर्नेस्ट उसके एक बकेट फेंक के मार देती है। आर्नेस्ट को इतना तो समझ आ गया था कि आम तरीके से उसका वजन तो कम नहीं होने वाला, इसीलिए बैटल अरीना में वो ब्लेड को बुलाती है। ये दूसरा मैदान है जिसको पावरफुल मैजिक बैरियर से प्रोटेक्ट किया गया है। आर्नेस्ट कुछ खतरनाक करने का प्लान कर रही थी ताकि उसका वेट कम हो जाए। बस वो ब्लेड से चाहती है कि अगर इसमें कुछ भी गलत हो तो वो संभाल ले। उस पर यकीन करके ब्लेड उसकी बात को मान लेता है, जिसके बाद आर्नेस्ट अपनी तलवार की ताकत का इस्तेमाल करती है अपनी बॉडी के फैट को बर्न करने के लिए। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिर गया था। हम देखते हैं कि वाकई आर्नेस्ट का वजन कम होता जा रहा है। इतनी बड़ी आग की लपटें अकेडमी में देख उनके बाकी दोस्त भी आ गए थे। उन्हें चिंता हो रही थी कि आखिर आर्नेस्ट अपने साथ क्या कर रही है। ब्लेड उन्हें आर्नेस्ट पर यकीन करने को कहता है। देखते ही देखते आर्नेस्ट की बॉडी ने एक नया फॉर्म ही ले लिया था। एस्मोडियस आर्नेस्ट की तारीफ करता है। फर्स्ट एंसेस्टर के बाद आर्नेस्ट ही है जो इस फॉर्म को अनलॉक कर पाई है। आर्नेस्ट के इस बीस्ट मोड में वो हर तरह के फिजिकल अटैक से इम्यून है। एस्मोडियस ने आर्नेस्ट के पूरे शरीर को आग से लपेट दिया है। वो आर्नेस्ट से पूछता है कि बताओ हमें किसे अपनी आग की लपटों में जलाना है। आर्नेस्ट बोलती है कि मेरे बॉडी फैट को। ये सब मैंने अपनी डाइट के लिए ही किया है। एस्मोडियस के साथ बाकी सब लोग भी शॉक्ड ही रह जाते हैं। एस्मोडियस बोलता है कि हाँ ये काम तो करेगा, क्योंकि इस फॉर्म को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। हर घंटे मिलियंस ऑफ कैलोरीज बर्न हो जाती है। ये सुन के आर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तो 0 फिगर ही अचीव कर लेगी। लेकिन ज्यादा देर इस फॉर्म में रहने की वजह से अब आर्नेस्ट को चक्कर आने लगे थे। ताकत ना होने की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है। उसने अपने शरीर से ही काबू खो दिया था। अपनी भूख मिटाने के लिए वो अपने दोस्तों पर ही हमला कर देती है। ब्लेड तुरंत तैयार हो जाता है। उसने ड्रैगन वैनिश का इस्तेमाल किया आग की लपटों को बुझाने के लिए, जिसके बाद आर्नेस्ट वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में ही आ जाती है। उसे जब होश आया, ब्लेड उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इस बैटल के बाद ब्लेड को डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। डॉक्टर कहती है कि वो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। लगभग 30% तक उसकी बॉडी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। ब्लेड को इसका मतलब लगता है कि वो अपनी 30% पावर का यूज कर सकता है, पर असल में डॉक्टर कहना चाहती थी कि अगर वो अपनी 30% पावर का यूज करेगा तो वहीं उसकी मौत हो जाएगी। अब जब ब्लेड वहाँ से जाता है तब क्लेयर उसे आवाज देती है। वो उसे अपनी दोस्त
दोस्त मारिया से मिलवाती है। ब्लेड उसे पहचान लेता है, ये वही लड़की है जो कू के खिलाफ की लड़ाई में काफी ज्यादा गलतियां कर रही थी। ब्लेड इतना मुंहफट कि उसने बेचारी को शर्मिंदा ही कर दिया था। क्लेयर ब्लेड को चुप कराती है और बताती है कि मारिया को उसकी मदद चाहिए। मारिया ब्लेड से घबराते हुए कहती है कि ये सच बात है। वो ब्लेड से चाहती है कि वो उसे खत्म कर दे। वो उन्हें शांति से समझाती है कि वो कोई इंसान नहीं है, उसके अंदर कोई रहता है। हम मारिया के कान देखते हैं जो डीमन जैसे थे। मारिया एक हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है। जब भी वो किसी हार्ड टाइम से गुजरती है उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। यही कहते हुए उसके हाथों में रखा कप टूट गया था। इसके लिए मारिया उनसे माफी मांगती है। अब तक मारिया अपने अंदर मौजूद उस डीमन को रोक पा रही थी, पर कू के खिलाफ उस लड़ाई में जब उसने बैटल स्पिरिट आर्नेस्ट के साथ शेयर की थी, तब से ही वो डीमन बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मारिया के माता पिता नहीं है। अगर उसे अकेडमी से निकाल दिया गया तो उसके पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो इन सब से मदद चाहती है। मारिया की कहानी सुनने के बाद सभी लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मारिया का उदास चेहरा वापस से खिल गया था, उसकी आंखों में उम्मीद दिख रही थी। उसी शाम ये लोग बिना परमिशन के अरीना की सिक्योरिटी को हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं। प्लान ये था कि मारिया आज तक उस ताकत को अपने अंदर दबाती हुई आई है, तो ब्लेड चाहता है कि वो अपनी पूरी ताकत को एक बार बाहर आने दे। ये सुनकर ही मारिया घबरा गई थी, इसके लिए वो साफ मना कर देती है। आर्नेस्ट मारिया को एक बार ब्लेड पर यकीन करने को कहती है। आखिर उसने उसे भी बचाया है। मारिया उन पर यकीन करती है और अपने हाथों के ब्रेसलेट को उतार देती है। मारिया का हर एक आइटम उसकी ताकत को आधा कर देता है और उसने ऐसे 4 पहने हुए थे। इन सभी में सबसे ताकतवर ये पेंडेंट है जो उसकी 8 गुना ताकत को कम कर देता है। इसके उतरते ही मारिया के अंदर वो मौजूद डीमन पूरी तरह बाहर आ जाएगा। ये सब मिलकर मारिया की 160 गुना ताकत को बाहर आने से रोक रहे थे। ये सुन आर्नेस्ट तुरंत मारिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। वो पेंडेंट अपने आप ही टूट जाता है। अब इस डीमन को रोकना मारिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ब्लेड मारिया को उसे रोकने से मना करता है। वो कहता है कि अपने दोस्तों पे यकीन करो, जिसके बाद मारिया भी यकीन कर उस डीमन को बाहर आने देती है। ब्लेड को तो यकीन ही नहीं होता। मारिया का डीमन रूप देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो डीमन किंग है। डीमन किंग हंसने लगती है। वो कहती है, मुझसे डरो, मेरे सामने झुको। उसके सिर पर निशान देख ब्लेड को कुछ डाउट हो रहा था। आर्नेस्ट तुरंत अपने बीच फॉर्म में आ जाती है। उसको डीमन किंग ने हवा के झोंके से ही उड़ा दिया था। ये देख लियोनार्ड गुस्सा हो जाता है और डीमन किंग पर हमला करने आगे बढ़ता है, पर लियोनार्ड को तो चुटकी के प्रेशर से ही उड़ा दिया जाता है। अब सोफी और कू मिलकर कॉम्बो अटैक करते हैं। सोफी अल्टीमेट ग्रेविटी का यूज कर डीमन किंग को नीचे ले आती है। डीमन किंग भी इससे हिल नहीं पा रही थी, लेकिन 3 सेकंड पूरे हो जाते ही सोफी बेहोश हो जाती है। अब सब कुछ कू के हाथों में था जो अपने हमले को तैयार कर रही थी। कू डीमन किंग पर फ्लेम थ्रोअर अटैक करती है और डीमन किंग ने उस हमले को अपनी 2 उंगलियों के बीच ही रोक लिया था। वो कू के हमले को उसी की तरफ उल्टा भेज देती है। अपने ही हमले से कू ढेर हो गई। अब मैदान में सिर्फ और डीमन किंग ही बचे थे। डीमन किंग कहती है, यहाँ से निकलते ही सबसे पहले मैं इस रॉयल कैपिटल को तबाह करूंगी। ब्लेड तुरंत अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस हमले में थोड़ा खोट था। डीमन किंग पूछती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। ब्लेड ने अपनी तलवार को मयान से निकाला ही नहीं था। वो ब्लेड को दूर उड़ाकर कहती है, मुझे मजाक में मत लो, मारे जाओगे। अब ब्लेड सीरियस होकर अपनी तलवार से हमला करता है, पर डीमन किंग के उसके किसी भी हमले का असर ही नहीं होता, बल्कि उसकी तलवार में भी दरार आ गई थी। अब वो ब्लेड पर एक मामूली सा हमला करती है, जो कि मामूली होने के बावजूद भी काफी ताकतवर था। ब्लेड की तलवार चूर हो गई थी। डीमन किंग थोड़ी इम्प्रेस थी कि ये अभी भी जिंदा है। आर्नेस्ट किसी तरह ब्लेड के पास आती है और उसे उसकी तलवार यूज करने को कहती है। एस्मोडियस ब्लेड से कहता है कि ये मेरे सम्मान के खिलाफ है, लेकिन अगर मेरी मास्टर ये चाहती है तो। डीमन किंग ब्लेड की कमजोर होने का मजाक बनाने लगती है कि वो इस तलवार के साथ भी क्या कर लेगा। ब्लेड कहता है कि अब मैं इस लड़ाई को एक ही हमले में खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद ब्लेड एस्मोडियस में अपनी काफी ताकत इकट्ठा करने लगता है। एस्मोडियस की भी हालत खराब होने लगी थी। वो उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। ब्लेड के इस ताकतवर हमले को डीमन किंग काफी हल्के में लेती है, लेकिन अब उसके पैर कांपने लगे थे। उससे ये ताकत संभाली नहीं जा रही थी। ब्लेड ने डीमन किंग को ओवरपावर्ड कर दिया था। अरीना की वो शील्ड भी बुरी तरह टूट जाती है, पर इस हमले का बुरा असर ब्लेड के ऊपर भी हुआ था। ब्लेड के
होश में आते ही डॉक्टर उसे गले से लगा लेती है। वो बोलती है कि क्यों करते हो तुम ऐसा, मैं कितना डर गई थी। ब्लेड उस हमले के बाद मर ही गया था। अगर डॉक्टर उसे टाइम पर यहाँ वापस नहीं लाती तो वो मर ही गया था। वो रोने लगती है ये कहते हुए कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं रुलाओगे, तुम झूठे कहीं के। ब्लेड भी इमोशनल हो जाता है। वो डॉक्टर से माफी मांगता है। अब ब्लेड डॉक्टर से बाकी सब के बारे में और मारिया के बारे में पूछता है। हम देखते हैं कि मारिया तो अपने डेमन फॉर्म में अकेडमी में काफी पॉपुलर हो गई है और तभी ब्लेड भी उसके सामने आता है। वो उसे ग्रेट हीरो बोलने ही वाली थी कि ब्लेड उसका मुंह बंद कर देता है। उसने ब्लेड के बारे में सही गैस किया था। वो मारिया को चुप हो जाने को कहता है। वो कहती है कि मारिया एक दूसरी पर्सनैलिटी है, मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे कभी किसी ने कोई नाम नहीं दिया है। अकेडमी में सभी लोग उसे देमाओ बुला रहे थे। मारिया के बारे में जानने के लिए ब्लेड सबके साथ किंग के पास जाता है। किंग मारिया के बारे में बताते हैं। मारिया की माँ एक इंसान थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। मारिया के पिता के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, बस लोग उन्हें डीमन किंग कहा करते थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो मारिया डीमन किंग की बेटी है। देख के तो ऐसा लग रहा है दमाओ को इस जगह की आदत हो गई है, पर क्या डीमन किंग की बेटी को खुलेआम छोड़ना दूसरों के लिए सेफ होगा? किंग ने तो कह दिया वो दमाओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। दमाओ कहती है कि अगर मैं अपनी शक्तियों को रोक लेती हूँ तो मैं तुम्हारी ही तरह एक आम लड़की हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो मैं क्लासेस अटेंड करूँ और इंसानों के ऐसे अजीब कपड़े पहनूं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। यासिका को ये बात अच्छी नहीं लगती कि दमाओ ऐसे हॉट कपड़ों को अजीब बता रही है। आर्नेस्ट उसे सभी लड़कियों को छोड़ देने को कहती है। वो कहती है कि मैंने इन्हें पकड़ा हुआ नहीं है। आर्नेस्ट दमाओ को माओ बुला रही थी क्योंकि ये बोलने में आसान है। माओ बोलती है कि मैं ऑलमाइटी हूँ और दयालु भी, तो मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम मुझे माओ बुला सकती हो। तभी कू बोलती है कि ड्रैगन सबसे ऑलमाइटी होते हैं। माओ बोलती है क्या तुम रीमैच करना चाहती हो, जिस पर कू ब्लेड के पीछे छिप जाती है। अब तभी क्लास की बेल भी बज गई थी। माओ लड़कियों के साथ ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि ब्लेड मैं तुम्हारे साथ एक दिन वापस से रीमैच करना चाहूंगी। अब उसके जाने के बाद क्लेयर एक सवाल उठाती है, अगर माओ और मारिया दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, तो लड़ाई के बाद से मारिया अब तक सामने क्यों नहीं आई? उसे मारिया को लेके डर लग रहा था। अब रात में जब ब्लेड कू को सुला रहा था, अचानक माओ उसकी विंडो पर आ जाती है। आज उसने क्लास के बच्चों से डेट के बारे में सुना है। वो यहाँ इतनी रात ब्लेड को डेट के लिए इनवाइट करने आई है। वो ब्लेड की सुनती भी नहीं है और उसे जबरदस्ती उड़ा ले जाती है। चांद के करीब ले जाकर वो उससे कहती है कि आज चांद कितना खूबसूरत है ना। ब्लेड उसे उससे ऐसा कहने से मना करता है। अचानक माओ कहती है मारिया ने अपनी सारी जिंदगी जमीन को देखते हुए बिताई है। उसकी बात सुनकर ब्लेड थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर तुम कितने साल की हो? माओ ने ब्लेड को हैरान कर दिया था ये बताकर कि वो 5 साल की है, पर उसे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाना पसंद नहीं आएगा। वो ब्लेड से पूछती है क्या मैं तुम्हें यंग लेडी नहीं लगती? हमें पता चलता है कि माओ ब्लेड को पसंद करने लगी है। यही कारण है उसका अकेडमी में रुकने का। मैजिकल बीस्ट हमेशा ताकत के पीछे भागते हैं। इसके बावजूद वो ब्लेड को पसंद करने लगी है। उसे खुद इसका कारण नहीं पता। उनकी पिछली लड़ाई के बाद ब्लेड पहले से भी कमजोर हो गया है। अपनी 15% पावर का यूज करने के बाद भी ब्लेड की मौत हो सकती है। माओ कहती है भले ही तुम अब मारने के काबिल भी नहीं बचे हो, फिर भी मैं इस जगह को तब तक छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती। ब्लेड उससे कहता है ये बहुत ही भयानक था। माओ बताती है कि वो अपनी फीलिंग से खुद भी अनजान है, इसीलिए उसने एक हिप्नोसिस तैयार किया है। वो ब्लेड से कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। ये सुन ब्लेड हैरान हो जाता है। वो कहती है कि ये बस एक हिप्नोसिस है। वो ब्लेड से शर्मा कर उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या वो उसका पार्टनर बनना चाहेगा। ब्लेड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये बात कहां से आ गई। माओ भी कहती है कि वो भी नहीं जानती, वैसे भी वो 5 साल की है। ब्लेड कहता है कि ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि हम दोनों मैदान में लड़े जब तक दोनों सेटिस्फाई नहीं हो जाते। वो कहती है कि तुम अभी लड़ने की हालत में नहीं हो और इस पेंडेंट के होते हुए जो वो खुद से नहीं निकाल सकती, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मारिया की कॉन्शियसनेस उसे रोकती है। ब्लेड उससे मारिया के बारे में पूछता है। मारिया आज भी माओ की यादों में किसी गहराइयों में छिपी हुई है। इंसान हमेशा मारिया से नफरत करते आए हैं, उसे डराते आए हैं। उसे हमेशा अपनी माँ के साथ छिपके रहना पड़ता था। जहाँ मारिया को अपने पिता पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वहीं उनकी माँ उन पर भरोसा करती थी। और अपनी माँ की डेथ के बाद उसके ये सवाल और भी ज्यादा बढ़ने लगे। क्या उनके पिता ने उनकी माँ से कभी प्यार किया भी था? अपने हर एक कष्टों का दोष वो अपने पिता को देती थी। इन सब से ही छुटकारा दिलाने के लिए ही मारिया के अंदर माओ का जन्म हुआ है। माओ को लगता है कि शायद अब मारिया कभी वापस नहीं लौटेगी। माओ ने
ये सब बातें ब्लेड को इसीलिए बताई है क्योंकि ब्लेड इंसानों के मुकाबले उन जैसों से ज्यादा करीब है। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और एक चश्मिश लड़का सभी के सामने आता है। इसका नाम अलीसा था, जो कि अपने आप को मारिया का दोस्त बता रहा था। उसने काफी रिसर्च की है, जिससे उसे पता चला है कि मारिया का पेंडेंट सिर्फ एक सीलिंग आइटम नहीं है। इस पेंडेंट को वो खुद भी पूरी तरह एनालाइज नहीं कर पाया है, पर उसका मानना है कि ये साथ ही साथ एक रिकॉर्डेड डिवाइस है। हो सकता है कि इस पेंडेंट को देने वाले की तरफ से इसके अंदर कोई मैसेज छिपा हो। मारिया की यादों में झांकने के बाद उसे पता चला है कि ये पेंडेंट उसे उसकी माँ ने दिया था। अलीजा का मानना है कि उस रिकॉर्डिंग की मदद से मारिया को वापस लाया जा सकता है, पर इसका अंजाम माओ का अंत होगा। माओ मुस्कुराती है और इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद अलीजा पेंडेंट के साथ कुछ करता है और फिर माओ को इस पेंडेंट को खोलने को कहता है। पेंडेंट के अंदर से डीमन किंग का होलोग्राम बाहर आता है। यह मैसेज एमिलिया के लिए था। डीमन किंग का प्यार, मारिया की माँ एमिलिया। वो एमिलिया से उसे पीछे छोड़ने के लिए माफी मांगते हैं, पर जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो भी खून से भरा हुआ था। एमिलिया इन सब के लिए उसे सेल्फिश कह सकती है, लेकिन ये सब करने के पीछे भी डीमन किंग का बहुत बड़ा कारण था। एमिलिया इस बात से अनजान थी, पर डीमन किंग जानते थे। एमिलिया के पेट में उसका अंश पल रहा है। मिथिकल बीस्ट और इंसान के मिलन से जन्म लिया पहला जीव। मारिया को नाम भी डीमन किंग ने दिया था। वो एमिलिया से कहते हैं कि जब उनके बच्चे का जन्म हो वो उसे बताए कि उसके पिता अब नहीं रहे। मारिया के अंदर माओ की पर्सनैलिटी मारिया को बाहर आने को कहती है। डीमन किंग अपनी वाइफ और अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, जिसकी निशानी डीमन किंग का दिया ये चिन्ह है। अपने इमोशंस को माओ बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी। माओ बताती है कि वो बॉडी को मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही है। उसके अंदर छिपी मारिया बाहर आने के लिए तैयार है। वो सभी को मारिया का नाम लेने को कहती है। सभी लोग नाम लेने में हेजिटेट कर रहे थे। माओ उन्हें वापस से मारिया का नाम लेने को कहती है, जिसके बाद मारिया की पर्सनैलिटी वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है। पूरी कहानी को जानने के बाद मारिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। अब इसके कुछ दिनों बाद हम ब्लेड और मारिया के बीच में रीमैच होता हुआ देखते हैं। अपने बाल खोलते ही और चश्मा उतारते ही माओ वापस से सामने आ जाती है, जिसके पीछे कारण होगा कि ये दोनों ही एक साथ रहना चाहती हैं।